जय हिंद। चलिए हम समझते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है या किसी भी बीमारी की वैक्सीन कैसे बनती है, और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें क्या करना चाहिए, और यदि हमारे मोहल्ले में अगर कोई कोरोना पेशेंट मिल गया तो उस स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा कैसी करनी है, या किसी मरीज को लेकर हम खुद एडमिट हैं तो हम अपना बचाव कैसे करें, या खुद अपने आप को अगर कोरोना हो गया तो हम कैसे अपने आप को रिकवर करेंगे, और क्या कोरोना होने के बाद वही व्यक्ति दोबारा कोरोना से पीड़ित हो सकता है कि नहीं। देखिए, वैक्सीन जो होता है वो कोई दवा नहीं होता है, बल्कि खुद उस बीमारी का वायरस डाल दिया जाता है। अब हमारा शरीर जो होता है वो पहली बार में किसी बीमारी को नहीं मार पाता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार अगर उसी बीमारी को देखेगा तो मार देगा। इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं कि कमजोर वायरस को हमारे शरीर में डाल देते हैं ताकि हमारा शरीर उस वायरस को देख सके, और वो वायरस को वैज्ञानिक इतना कमजोर कर देते हैं कि वायरस 3-4 दिन में मर जाता है। फिर उसी वायरस को दिया जाता है कि फिर हमारी बॉडी देख सके। एक्चुअली कोरोना क्या है, कोरोना हमारे शरीर में 15 से 20 दिन रह रहा है, इतने में ही जान ले रहा है, जब तक हमारा बॉडी समझे कि पूरी तरह से जान ले रहा है। अब ये जो वैक्सीन होती है ये भी दो तरह से होती है। एक होती है आपकी वैक्सीन जिसमें हम एकदम जिंदा की वायरस को डालते हैं, उसे हम कहते हैं एटेनुएटेड वैक्सीन। अब ये एटेनुएटेड वैक्सीन में हम जीवित वायरस को डालते हैं, ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। जबकि एक होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें हम लोग जो होते हैं मरे हुए वायरस को डालते हैं। देखिए, पहचान तो सिंपल होती है, मतलब पहचान एक ही जैसे होती है चाहे वो जिंदा है या मरा है। तो इसमें क्या होता है, इनएक्टिव वाले में ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग इसके बराबरी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इनएक्टिव वैक्सीन बना लिए और इस वैक्सीन को किसी व्यक्ति में बार बार शरीर में डालेंगे तो वह उस मृत वायरस को भी हमारा शरीर बहुत जल्दी पहचान लेगा, और कभी गलती से कोई जिंदा वायरस आ गया तो उसको मार देगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पोलियो होता है। इसलिए आप देखेंगे जो बच्चा पोलियो पी लिया है ना, उसको भी 4 बार पोलियो पिलाएगा। सर पियो ना, पियो, एकदम पोलियो बहुत ज्यादा पिलाया जाता है। तो पोलियो एक तरह का इनएक्टिव वैक्सीन होता है। आप कुछ लोग पोलियो भी नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि 2 बूंद पीने से 2 गो बच्चा होगा। अजब हाल है भाई। ऐसे लोग जरा सोचिए कि जो इतना छोटा बच्चा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना बच्चा पैदा करेगा। कितनी गजब की सोच है। और गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं कि भाई कम दिमाग वाले के लिए आप अच्छा दिमाग लगाएंगे तो उसको अच्छा नहीं सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो बकलोलवा अगर ये सोच रहा है कि 2 बूंद से 2 गो लड़का होगा तो उससे पूछिए कि तोरा कै गो लड़का चाहिए, इससे 53, 54, 55 जितना लड़का बोले 1 कटोरा पिया दो। रीजन इसलिए नहीं कि इसको पोलियो हो जाएगा, अगर इसको हुआ तो हमारे देश में भी पोलियो वायरस जिंदा बचेगा। तो गवर्नमेंट भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन ऐसे कम बुद्धि वाले लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया में हैं, और वो लोग इनको बच्चा पैदा करने की क्षमता के चक्कर में इन्हें पोलियो का मरीज बना देते हैं। देखिए, किसी भी वैक्सीन को बनने में 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वायरस पर रिसर्च किया जाता है, उसका डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को लिया जाता है, उस आधार पर हम लोग वैक्सीन को बनाते हैं। उस वैक्सीन को सेकंड में ले जाते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग जानवरों पर देते हैं, जैसे चूहा हो गया, बंदर हो गया। अगर इस पर सक्सेस हो गया तब वो आता है क्लिनिकल ट्रायल में। यही सबसे मेन पड़ाव होता है क्लिनिकल ट्रायल। अब ये क्लिनिकल ट्रायल के भी 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में हम बहुत कम लोगों पर देते हैं, 40 से 50 लोगों को हम लोग देते हैं फर्स्ट फेज में। अभी जो भारत बना रहा है, भारत बायोटेक एक दवा बना रही है, वैक्सीन बना रही है, कोवैक्सीन नाम है उसका। उसको कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक आ जाएगा। देखिए, ये 15 अगस्त तक क्यों इसको इतना जल्दी कहा जा रहा है कि आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन इतना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये इनएक्टिव वायरस पर बनाया गया है। बाकी सारे जो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं वो एटेनुएटेड वायरस पर, यानी जिंदा वायरस पे दिया जा रहा है, इसलिए उनमें ज्यादा सावधानी बरतना है। और भारत जो दे रहा है वो तो मरा हुआ वायरस दे रहा है, उसमें सावधानी क्या बरतना है? 10 बार उसी को घोंप दो हर हफ्ता गैप कर करके, देखो उसके बाद उसको कोरोना वाले एरिया में छोड़ के कि उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए जेन्युइन है, ये हकीकत भी है कि जो अनएक्टिव वैक्सीन होते हैं ना, जो मरे हुए, वो थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 15 अगस्त को ज्यादा ही जल्दी बोल दिया गया है। तो ये हम लोग का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल के, ये वाले तीसरे स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल के फर्स्ट फेज में है, जिसमें 40 से 50 लोगों को देखा जाएगा, फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। जबकि इसका सेकेंड फेज जो होता है उसमें 600 से 800, 700 लोगों को दिया जाता है, ताकि अगर ये सक्सेस हो गया तो और लोगों पर देखा जाए। ऐसा भी तो हो सकता था ये लोग खुद ही मजबूत हो, इम्यून सिस्टम अच्छा हो, तो इसको दिया जाता है। इसमें अभी सेकेंड नंबर पे चल रही है इनोवियो कंपनी की एक दवा है, वैक्सीन है, जिसका नाम है INV 4800। ये सेकेंड फेज पर
पहुंची हुई है। अब जो सबसे मेन होता है वो होता है आपका थर्ड फेज। थर्ड फेज पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, 5,000 से 10,000 लोगों को दिया जाता है। इसमें अभी 3 दवाइयां रेस में है, जिसमें चाइना की दवा सबसे आगे है, साइनोफार्म। ये सिनोफार्म जो दवा है ये सबसे आगे चल रही है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है CHADOX1, इस दवा का कोड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, सेकंड नंबर चल रही है। जबकि अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी जो है वो थर्ड नंबर पे चल रही है। अगर इसमें से कोई भी सक्सेस हो गया इस जुलाई में, तो आप ये समझिए कि अगस्त में, अब जैसे मान लीजिए ये क्लिनिकल ट्रायल तो हो गया इसका, अगर सक्सेस हो गया तो इसे गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, फिर WHO अप्रूवल दे देगा, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा तो भाई हम लोग के पास आ जाएगा। तो अगर इनका ये क्लिनिकल ट्रायल का थर्ड फेज सक्सेस हो जाता है तो मान के चलिए कि अगस्त तक आ जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा दवाइयां फेल हो जाती हैं। अब इसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग होने लगता है तो गवर्नमेंट जो है वो कई एजेंसी के माध्यम से उस दवाइयों के क्वालिटी पर कंट्रोल रखती है। अब पता चला आप टैबलेट खा रहे हैं, वो जो टैबलेट दवा का नहीं सतुआ का बना हुआ है, तब क्या कीजिएगा, आप तो खा रहे हैं टैबलेट, अच्छा से इलाज ही नहीं करेगा, तो वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो आप समझ गए कि अभी सिनोफार्म सबसे आगे चल रहा है, इसे चाइना बना रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आ गया है तब तक आप सभी लोग को मास्क तो एकदम कंपलसरी लगाना है, खास करके उन्होंने जिनमें थोड़ा बहुत सिम्टम्स लक्षण दिख रहे हैं, मास्क हर हाल में लगाना है। N95 मास्क नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं, सर्जिकल मास्क। लेकिन याद रखिएगा ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, इसे सिंगल यूज मास्क भी बोला जाता है। ऐसे अमूमन तो इसका वैलिडिटी 8 घंटा माना जाता है, लेकिन आप इसे एक दिन यूज कर सकते हैं। ये सस्ता मिलता है और ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। इसमें एक फिल्टर लगा होता है जो हवा को बाहर आने देता है, और अंदर जाते समय ये वाल टाइप का होता है, बंद हो जाता है। और जो बंद होने वाला फाटक टाइप का होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उसी पर एक तो फिल्टर लगा रहता है, वो एक सैनिटाइजर का काम करता है और हवा में उपस्थित सारे कणों को मार देता है। N95 जो मास्क होता है वो जनरली 1 mm वाला ही लेना चाहिए। N95 आप कहिएगा तो कई mm के देंगे सब। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला जो मास्क है ये N95, इस पर आपको एक ठो ये फिल्टर टाइप का लगा होगा। अब यहाँ से अगर हम सांस छोड़ते हैं तो ये निकलने देगा, उधर से आते वक्त ये क्या करता है, फिल्टर कर देता है। 1 mm का मतलब क्या होता है कि 1 mm के धूल से छोटे को ये आने दे सकता है, लेकिन 1 mm से बड़े को ये आने नहीं देगा। हालांकि ये भी सही है। बाकी आप सब समझते हैं कि 1 से 2 मीटर यानी 3 फीट की दूरी बना के रखना है, हाथ हमेशा अच्छा से धुल रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है। अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई कोरोना का मरीज मिल गया है, या फिर जो आपको रिस्क है कि हमारे अगल बगल में भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो आप ब्लीचिंग पाउडर चूना की तरह होता है, ब्लीचिंग पाउडर आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, अपने अगल बगल में उसे छिड़क दीजिएगा। वो भी एक तरह से एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। देखिए जो कोरोना के सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं ना, ये सबसे बड़ा का खराबी क्या होता है, ये 5 से 6 दिन बाद दिखना चालू होते हैं, और कई कई लोग में तो दिखते ही नहीं है कोरोना के लक्षण। अब इसमें लक्षण आपको पता है कि भैया फीवर होता है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, फीवर धीमा नहीं होता और ना ही ये फीवर उतरता है। ये फीवर कंटिन्यू रहता है और बहुत जोर से फीवर रहता है। तो ये दवा खाएंगे तो उतरेगा, फिर चढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं कोरोना के लक्षण है। गले में खसखसाहट होने लगती है, खांसी आएगी, छींक आएगा, बलगम नहीं निकलेगा, सूखी खांसी होगा, खांसेंगे आप लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। उसके बाद से आपको क्या होगा, आपका जो टेस्ट है और जो सुगंध लेने की क्षमता है ये खत्म होने लगेगी, क्योंकि जीभ पर वह वायरस का प्रभाव आ जाता है। और जब सांस लेने की तकलीफ होने लगे तो ये सबसे बड़ा लक्षण है। अब आप समझिए कि अब आप सीरियस कंडीशन की ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि लोग इतने डर गए हैं कि उन्हें अगर बुखार और खांसी, बुखार तो नहीं, अगर खांसी हुआ तो तुरंत डर जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपको खांसी हो रहा है और बुखार हो रहा है तो आप ये देखिए कि आप कहीं बाहर से ट्रेवल करके तो नहीं आए हैं, आपके मोहल्ले में कोई कोरोना मरीज तो नहीं है, या आप किसी कोरोना मरीज के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं। अगर ऐसा है तो समझिए कि भाई आपको इस हो सकते हैं। जैसे अभी हम पटना से आ रहे हैं, वहाँ हम अनाथ आश्रम को शिफ्ट कर दिए लगभग 150 किलोमीटर दूर, क्योंकि पटना की स्थिति अभी ठीक नहीं है, काफी तेजी से बढ़ रहा है पटना में। तो अगर अब हमको होता है, अगर खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमको रहना चाहिए कि भाई हम एकदम कंटामिनेटेड जोन से आ रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई मरीज है कोरोना का, आप उससे 3 फीट की दूरी है, उससे कम दूरी कर लिए हैं और 15 मिनट से ज्यादा उसके पास समय बिता दिए हैं, तो आपको ज्यादा खतरा। ऐसा नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई मरीज गया तो सबको यहाँ से फैला देगा। 15 मिनट वो एक समय लेता है। और जो सीरियस कंडीशन आती है, मान लीजिए आप संक्रमित हो गए तो 5 से 6 दिन बाद लक्षण दिखेंगे, और 9 से 11 दिन
दिन बाद आपका सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। अब ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को हम सपोर्टिव केयर या सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया जाता है, उसमें जो सिम्टम्स यानी जो लक्षण उभ रहे हैं उन लक्षणों का इलाज किया जाता है। जैसे बुखार आ गया, दवा देगा, बुखार शांत हो जाएगा। आपको मान लीजिए थकान हो रही है, विटामिन बी कम्प्लेक्स दे देगा, आपको ताकत थोड़ा मिलने लगेगा। खांसी हो रही है, जुकाम हो गया तो उस खांसी का सिरप दे देगा। यानी कोरोना का इलाज नहीं कर रहा है, उसके सिम्टम्स का इलाज कर रहा है। उसे कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसमें जो सबसे बड़ा काम करता है ना, वो विटामिन सी काम करता है। अब यही हॉस्पिटल में भी दे रहा है, यही आप लोग भी घर में यूज किया करिए। जैसे टमाटर में विटामिन सी है, आम में विटामिन सी है, संतरा में है। ये डेली आप एक एक लिया कीजिए, ये आपको हमेशा लेना। मान लीजिए आपको आम नहीं मिल रहा है, संतरा नहीं मिल रहा है, तो 3 टमाटर कर दिए। मतलब एक एक कैसे भी तीनों में से रहना चाहिए। नहीं है तो इसी की संख्या बढ़ा लीजिए, लेकिन 3 इसको हर हाल में रखिए। इन फलों में से लेते रहेंगे, आपको विटामिन सी पूरा होता रहेगा। नारियल का जो पानी होता है ये काफी फायदा करता है। अभी देखिए, ये जो नारियल जो पानी होता है, ये ब्लड जो होता है ना, ब्लड काफी इसमें इफेक्टेड हो जाता है लंग्स में, तो ये आपको एक अंदर से शक्ति प्रदान करता है, आपके शरीर को गिरने नहीं देता है। दूध की मात्रा रहनी चाहिए कोरोना पेशेंट को, और अंडा जो है ये काफी जरूरी है। शाकाहारी लोग भी, अब देखिए, मान लीजिए ये तो एज ए दवा की तरह प्रयोग हो रहा है, होने के बाद यही सब हॉस्पिटल में भी दिया जा रहा है। और सबसे जरूरी जो हो गया है वो तो काढ़ा हो गया है। काढ़ा में आप सबसे अच्छा है लेमन टी पीजिए, और एकदम गरम गरम पीजिए यहाँ पर, क्योंकि कोरोना जो है ना लगभग 4 से 5 दिन आपके गले में रहता है। अगर गर्म दूध, गर्म चाय या काढ़ा पीते हैं तो वो सीधे चला जाएगा आपके पेट में, और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो उसे मार देता है। काढ़े में आप पानी गर्म कर सकते हैं, इसमें गुल मिर्च डाल सकते हैं, अदरक, तुलसी, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। दूध में तो आप हल्दी दूध डाल के एकदम गर्म पीने का कोशिश कीजिए। और कई लोग दूध पीते हैं ना तो उसमें मुंह में ठंडा कर लेते हैं, मुंह में लीजिए हल्का सा बस, और तुरंत ढकेल दीजिए, ताकि वो गर्मी जो है ना आपके गले तक पहुंचना चाहिए यहाँ पर। इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये तो हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में काढ़ा एकदम कंपलसरी दे रहा है। और जो पानी पीना है, वो पानी जो होना चाहिए वो चाय की तरह गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म नहीं, चाय की तरह गर्म पानी पीजिए। और जो पानी का भाप है उसको मुंह खोल के भाप भी लेते रहिए। स्टीम और ये पानी, इसे गलाला करते रहिए। इसे कुछ गलाला करके उसमें नमक डाल दीजिए, पानी पी भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्म पानी एकदम पीते रहिए। आप हॉस्पिटल में रहें या घर पे रहें, घर पे भी सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया, सेल्फ आइसोलेशन में आपको किसी दूसरे से मिलना नहीं है। बाकी घर वालों को थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतना है। और इस बीच आपको क्या करना है, जो लोग ठीक हुए हैं उन लोग को डॉक्टर्स थोड़ा ना मानसिक रूप से भी ठीक करना है। जैसे उनको हमेशा अपना बुखार नापते रहना है कि बुखार कितना है, उसको लिखते रहना है, अपने डॉक्टर को बताते रहना है कि ये इतना है। आपको ना, जो आप ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे ये डिपेंड करता है कोरोना होने के 8वें दिन से 15वें दिन तक, क्योंकि 6वें 7वें दिन तो लक्षण ही आते हैं, और 8वें दिन से आपको बदन में कपकपी चालू हो जाती है। अब याद रखिएगा, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएंगे तो आपके साथ एक और मांगा जाएगा आदमी जो आपका ध्यान रख सके, और आपको एक बर्तन रखना है जिसमें आप पानी, चाय वगैरह बना सके, और आप एक ओढ़ने के लिए कंबल ले सकते हैं, क्योंकि बुखार आएगा तो ठंड बहुत तेज लगता है ऐसे मरीजों को। और जो इनके साथ अटेंडेंट जाएंगे उनको अपना पर्सनल सिक्योरिटी के लिए उनको तो N95 जैसे मास्क हमेशा अवेलेबल रखना है। बुखार हमेशा नापते रहना है, बुखार से कोई लापरवाही नहीं करना है, और योगा करते रहना है। योगा के लिए आप उसमें देख सकते हैं कई सारे योगा चैनल है, वो स्पेशली योगा के लिए ही हैं। तो योगा करते रहना ताकि आपका बॉडी जो हो आप उसी तरह से स्ट्रांग हो सके। और आपको अपने बॉडी के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी नापते रहना है। ये दोनों रिपोर्ट आपको डॉक्टर को बताते रहना है, ताकि अगर ऑक्सीजन की कमी आएगी तो आपको ऑक्सीजन अलग से दिया जाएगा। और इस बीच आप अपने आप को इंटरटेन करते रहें। आप मोबाइल देख सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपना शेयर कीजिए अपना अनुभव को, ताकि उन लोग का भी हिम्मत बढ़े। और इसी सारी चीज़ों से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। उनको 80% लोगों को ये खाने में दिया जाता है, और बाकी ये ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, सिम्टोमेटिक खांसी आ गया तो उसकी दवा, इससे 80% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, किसी को कहिए ना, अभी लोग का डर से सीना में दर्द होने लग रहा है। अब वो चौंक जा रहा है कि भाई अरे बाप रे बाप, इसको कोरोना तो नहीं हो गया। तो डरना नहीं है, डर गए तो फिर आपका इम्यून तो अपने कमजोर हो जाएगा।
80% के बाद जो 15% लोग होते हैं उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ता है। ये ऑक्सीजन सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब माइल्ड या फिर मॉडरेट भी नहीं है। इसमें ना ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन को केवल आपके नाक के पास छोड़ दिया जाता है, ताकि जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है उस कमी को ये जाके पूरा कर सके। इसमें भी बाकी आपके 15% लोग ठीक हो जाते हैं। अब बच गए 5%। इन 5% को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यह वेंटिलेटर आखिरी उम्मीद होती है। इसमें एक नली होती है जो नाक या मुंह के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, अंदर तक पहुंचाया जाता है, यहां फेफड़ा तक, और ये मशीन प्रेशर डाल के आपके फेफड़े में ऑक्सीजन भरती है और फिर वापस निकालती है। ये काफी क्रिटिकल हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस आपके फेफड़े में एंट्री कर जाता है और फेफड़े में जाने के बाद वो दो काम करता है। एक तो ब्लड को जमा देता है, तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड को पतला करने वाला आपको लिक्विड दवा दे देता है वहां पर, तो ये हो जाता है। दूसरा, जैसे ये फेफड़े में जाता है तो फेफड़े की कोशिकाओं को ये मारना चालू करता है। अब फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ज्यादातर सिलिया फ्लैजिला टाइप के होते हैं, सिलिया टाइप का, ताकि वो ऑक्सीजन को बाहर फेंक सके, CO2 को बाहर फेंक सके। ये क्या करता है, उन कोशिकाओं को पकड़ लेता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आके इस कोरोना को मारने लगता है। जैसे इस कोरोना को मारता है तो इस कोरोना के जो क्षतिग्रस्त अंग है वो बाकी ब्लड के टुकड़ों पे पड़ते हैं, फेफड़े के टुकड़ों पे पड़ते हैं। तो जो बाकी के हमारे सैनिक है, इम्यून सिस्टम है, वो ये भूल जाते हैं कि ये कोरोना मरा हुआ है या इसके टुकड़ा है जो हमारे स्वस्थ कोशिकाओं पे गिरे हैं, वो उन स्वस्थ कोशिकाओं को ही मार देता है। और जब ये धीरे धीरे फेफड़ा तक पहुंच जाता है तो पूरे फेफड़े में ये भर जाता है और पूरा फेफड़ा छोटा होने लगता है। इसलिए क्या होता है कि आप सांस लेते हैं ज्यादा लेकिन जा नहीं पाता है, पूरा भर जाता है। यहाँ कोशिकाएं, मरी हुई कोशिकाएं हो जाती हैं और कोरोना पूरा भर जाता है। और धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा शरीर जो है हमारे खुद के फेफड़ा को दुश्मन समझ जाता है और पूरा शरीर मिलके हमारे ही फेफड़ा को मारने लगता है। और धीरे धीरे ये सांस हम नहीं ले पाते हैं और वेंटिलेटर पे जाने वाले 5% लोग में से 1% ही वापस आते हैं। और हमारे इंडिया में जो डेथ रेट है वो यही 4% का चल रहा है। ये 3 से 4% जो है वो डेथ रेट है इंडिया का। उम्मीद करते हैं कि आप लापरवाही नहीं करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये कोरोना इतना ज्यादा क्यों फैला, तो हम तो इसमें केवल पब्लिक को समझते हैं। भाई पब्लिक इतनी लापरवाही से लिया इस चीज को। आज भी हम पटना से आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, हम वहां देखे कि लोग बिना मास्क का घूम रहे हैं। अरे भाई बिना मास्क के घूम रहे हो, गलती से तुम्हें कोरोना है तो तुम तो पूरे मोहल्ले को फैला दोगे। तो ये लापरवाही है उन लोग की और पूरी तरह से समाज को भी इसका भुगतना पड़ेगा। जितना जल्दी से जल्दी ये सही होगा, जल्दी से ये कोरोना भागे, इसका जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता है आप हर एक तरह की सावधानियां बरतते रहेंगे। अगर आपको अंदेशा हो जाता है कि नहीं हमको कोरोना है या हम ऐसे क्षेत्र से आए हैं, हमें ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और तुरंत इन सब चीजों का सेवन बढ़ा दीजिए। और अभी भी आप अगर सेवन नहीं कर रहे हैं तो इन सब चीजों का सेवन आज से ही चालू कर दीजिए। और इतना तो समझिए कि ये जो गर्म पानी और गर्म काढ़ा है इसमें कुछ नहीं जाता है, आपको एक तरह का फ्री इलाज है। और अभी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यही हो ही रहा है, गर्म पानी, गर्म काढ़ा, दूध, अंडा, विटामिन सी, यही अभी वर्तमान में दवा है। बाकी वैक्सीन को रिलेटेड क्या अपडेट आएगी उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।